So, Rahim. So today we have 16th of February. तो किसको कहें? Oh, I don't know why this error occurs. अच्छा, तो सबसे पहले ये है कि जो आपका जो क्विज था उसमें I got to understand कि जो around 70% बच्चों के कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर नहीं है रिगार्डिंग डेटा वेयर हाउसिंग। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो इट वाज बेसिकली कि स्टार स्कीमा क्यों बनाया जाता है एंड व्हाई डोंट वी डू एनालिटिक्स डायरेक्टली ऑन द रिलेशनल डेटाबेस। इट्स ऑलवेज पॉसिबल, आप ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है। SQL is a very powerful language. SQL was discovered in 1980s, 79 में शायद इन्वेंट हो गई थी और even after 40 years it's still in use. That's a big deal टेक्नोलॉजी के दिनों में। तो SQL को हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते फॉर एनालाइजिंग द रिलेशनल डेटाबेस। अगर हमने एग्रीगेट्स निकालने हैं, और अब तो जैसे हमने पाइथन में देखा है कि पिवट टेबल्स आर व्हाट यू वांट। पिवट टेबल्स जो हैं कि डायमेंशंस के क्रॉस केपीआईज का एनालिसिस पाइथन में आपको मिल जाता है। तो व्हाई डू वी नीड टू हैव द स्टार स्कीमा व्हिच इज स्टिल बीइंग एम्प्लॉयड बाय मेनी गुड कंपनीज। तो उसका जवाब बेसिकली ये था कि द एनालिटिकल डेटाबेस जो आपका जो ऑपरेशनल डेटाबेस होता है दैट इज नॉट डिजाइंड फॉर एनालिसिस। कल मैं FIP की वैल्यूएशन कर रहा था तो बच्चों ने कहा जी हमने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। तो मैंने कहा कि रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद आपने क्या किया? उन्होंने कहा हमने इम्प्लीमेंटेशन की। मैं कहा सही नहीं है काम। आफ्टर रीडिंग द रिसर्च पेपर्स एंड सम ब्लॉग्स यू शुड डिजाइन द मेथोडोलॉजी ऑफ वर्क कि मैंने करना क्या है। राइट, यू हैव टू डिजाइन द डायग्राम फॉर द वर्क, डिजाइन डायग्राम। तो ERD जो बनती है ना वो एनालिटिक्स के लिए नहीं बनती। प्रॉब्लम ये है, अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती तो वो जबरदस्ती SQL के जरिए he can find the aggregates and put the results in Power BI or in any other tool. लेकिन जो जिस तरह से वो डेटाबेस डिजाइन होता है वो नॉर्मलाइजेशन के लिए और स्टोरेज के लिए डिजाइन होता है और सर्विसेज के लिए डिजाइन होता है। तो इट्स नॉट डिजाइन फॉर एनालिसिस। तो स्टार स्कीमा इज अ डेटाबेस व्हिच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर एनालिसिस ऑफ डायमेंशनल क्वेरीज। ठीक है, तो ये उसकी वजह थी। तो अगर आप वो करेंगे तो जवाब में ये लिखना था कि if you do decide to execute SQL on the relational databases, so then that is going to take a lot of time to execute several queries. और फिर operational database का problem ये भी होता है कि many people are connected to that throughout the day. So it's not dedicated for analysis. It's dedicated for operational work and transactional workload. So एक चीज, अब छुरी है उसका मकसद है काटना। ठीक है, आप छुरी से जो है वो छुरी से लोगों की तरफ फेंकना शुरू कर देंगे तो नुकसान होगा ना। उसका मकसद ये है कि फ्रूट काटा जाए, सब्जी काटी जाए, कोई चीज काटी जाए। अगर छुरी को आप कोई हैमर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे छुरी खराब हो जाएगी। तो एक चीज उसका मकसद ही नहीं है, तो वाई टू यूज दैट। तो ये उसका जवाब था। तो इसमें डिस्टिंक्शन बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं थी। अच्छा, दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि BI टूल्स बनाने की क्या जरूरत थी जब आपके पास वेयर हाउसिंग हो रही है और लैब क्यूब्स हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब लिखा है कि जी वेयर हाउसिंग स्टोरेज के लिए होता है, BI एनालिसिस के लिए होता है। ये भी गलत बात है, क्योंकि जब आप वेयर हाउस करते हैं तो वेयर हाउस के बाद आपके पास ओलैप क्यूब्स आते हैं। तो ओलैप क्यूब्स के अपने विजुअलाइजेशन टूल्स थे। ऐसा नहीं है कि वो BI टूल्स का सहारा लेते हैं शुरू से। उनको बनाना मुश्किल होता है। जवाब इसका ये था कि ओलैप क्यूब्स को तो कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है, उनको अपडेट करना मुश्किल है। इट्स अ वेरी रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस। तो इसलिए लोगों ने कहा कि डायमेंशनल मॉडलिंग को स्किप करें और आप डायरेक्टली BI के ऊपर आ जाएं। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि स्टार स्कीमा बना लें लेकिन ओलैप क्यूब ना बनाएं, कि ओलैप क्यूब में तो पूरा मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इतना तो किसी को डेटा चाहिए नहीं होता कि हर डायमेंशन के क्रॉस हर किस्म का KPI एग्रीगेट करें। आई डोंट नीड दैट। ठीक है, तो जो मुझे चाहिए वो मैं BI टूल में बना लूँ। इसमें भी डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं थी। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा इसको क्लैरिटी कर लीजिएगा। अच्छा, अभी जो है ना वो ये कल मैंने मशीन लर्निंग वालों को भी पढ़ाया है, ML1 वालों को, और ये मैं आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ
ये मैंने थोड़ी सी मेथोडोलॉजी बनाई है कि रैंगलिंग हमने किस तरह से करनी है. टुडे इज प्रॉब्ली योर फाइनल सेशन ऑन दिस. तो ये थोड़ा सा इसको देखना जो है ना वो जरूरी. यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट हैपेंस इन द इंडस्ट्री. ठीक है. तो मैंने आपको टेम्पलेट आपसे शेयर किया है शायद, बैकग्राउंड नॉलेज का टेम्पलेट. जो जिन्होंने वेयर हाउसिंग ली है उनको तो पता है, लेकिन उसमें से एक अली आमिर का सबसे अच्छा था, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह. तो background knowledge, the first thing you do for a BI related हेलो गुड task मॉर्निंग. is. इसमें जो ऊपर वाले नंबर्स हैं तीन, इन तीन नंबर्स एक और लड़का भी था. प्रकाश, तो सबसे पहले आप जो काम करते हैं, लेट सपोज कि आप शान फूड्स के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आप खाड़ी के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिनका ताल्लुक रिटेल से, सप्लाई चेन से है, राइट. सो द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू गेट हायर्ड फॉर सच अ वर्क और बिजनेस एनालिसिस इज यू गेट द नॉलेज. ठीक है. और नॉलेज गेट करने के लिए जो मैंने चीज़ें सोची थी वो ऑब्वियसली यूट्यूब है, विकिपीडिया है. यू कैन इंटरव्यू द रेलिवेंट पीपल. आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं. आप अपने कुलीग से भी जो पहले से कंपनी में काम करे उनसे भी बात कर सकते हैं जिनको बिजनेस का पता है. तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई चेन क्या होती है, कहाँ से आ रही है. अच्छा, अगर कोई कहे कि जी मैंने मास्टर्स इन सप्लाई चेन किया हुआ है, मुझे तो पहले से सब कुछ आता है, तो ऐसे शख्स की स्टेटमेंट माइट बी ओनली 50% क्रेडिबल. क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा जो यूनिवर्सिटीज का जो निज़ाम है ना तालीम का, वो लर्निंग का निज़ाम नहीं है. जनरली मैं बात कर रहा हूँ. वो निज़ाम मार्क्स लेने का तो निज़ाम है, या ब्रांडिंग कराने का तो निज़ाम है, ठीक है, लेकिन वो लर्निंग का निज़ाम नहीं है. लिहाजा बहुत सारे बच्चे IBA से, JIK से और लम से ग्रेजुएट कर जाते होंगे, लेकिन स्किल कोई डेवलप नहीं की होगी. प्रोग्रामिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं आती होगी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं आती होगी, मशीन लर्निंग सही तरह से नहीं आती होगी. पता होगा डेटा साइंस क्या होती है, मैंने कोर्स भी ले लिया, मैंने सर्टिफिकेशन भी कर ली. तो उसकी जो बुनियादी वजह यह है कि यानी जब आप एनालिसिस का प्रोजेक्ट करेंगे तो द फर्स्ट थिंग यू गॉट टू डू इज दैट यू गॉट टू गेट द नॉलेज कि चीज़ें किस तरह चलती हैं. आपको पता है एमएस इन सप्लाई चेन करके भी आपको पता नहीं होगा कि चीज़ें किस तरह चलती हैं. आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से और ब्लॉग से मिल जाएगी. दैट्स हाउ द वर्क थिंग्स आर गोइंग. यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई जा रही हैं चीजें, इन चीजों की जो कि इंडस्ट्री में है, वो दे माइट बी आउटडेटेड. ठीक है. तो मैं अपने कोर्सेज में कोशिश करता हूँ लेटेस्ट चीजें पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है उन चीजों के लिए. इट्स नॉट इजी फॉर मी टू गिव यू अ नॉलेज ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग देयर. अब जैसे मुझे आपको BI किसी किताब से पढ़ानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, किताब से तो मैं पढ़ा दूंगा, और आप 2 हफ्तों में बोर होना शुरू हो जाएंगे कि यार क्या ये थ्योरी 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 थ्योरी. BI 1, BI 2, BI 3, मोबाइल BI क्या है भाई, क्या है, कुछ काम करवाओ, कुछ बताओ क्या होता है. हाँ. तो फायदा क्या थ्योरी का. तो आप जब आप स्किल सीख लेंगे तो आपने सब कुछ सीख लिया. थ्योरी तो सारी जिंदगी आप सीख सकते हैं. तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कोर्स के अंदर ना. तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट पे लॉन्च करते हैं तो ये चीज हम लोग करते नहीं है. एज डेटा साइंटिस्ट या BI एनालिस्ट वी डोंट डू दिस. वी जस्ट अज्यूम के हमें डेटा दे दो, हम देखेंगे क्या करना है. अब बिजनेस एनालिस्ट का ये सबसे पहला काम होता है, या बिजनेस प्रोजेक्ट एनालिटिक्स प्रोजेक्ट मैनेजर आप कह लें, लेकिन मैं कहूँगा कि डेटा साइंटिस्ट का भी ये काम होता है कि सबसे पहले आप उस डोमेन का जो है वो नॉलेज बिल्डअप करें. हाउ डज द सप्लाई चेन वर्क, पाकिस्तान में क्या होता है, कैवियर्ट्स क्या क्या हैं, लोगों ने इसको किस तरह हल किया है, क्लाउड वेंडर्स जो है ना उनमें सप्लाई चेन के यूज केसेस सक्सेसफुल कौन कौन से हैं, किस तरह उन्होंने मसले को हल किया है. यू गॉट टू गेट दैट नॉलेज. चाहे आप डेटा साइंस कर रहे हो, चाहे BI कर रहे हो, चाहे डीप लर्निंग कर रहे हो, नॉलेज के बगैर अगर आगे जाएंगे तो. ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. ये हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हमारी स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे जो आपकी टी है नफीसा, ये हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वीड डिटेक्शन एग्रीकल्चर के ऊपर. ये एग्रीकल्चर, मेरा एग्रीकल्चर का जीरो एक्सपीरियंस है. सही है. हमने पेपर लिखा, सब कुछ किया. अब ये मैं अब सारा जो है इसको मैं खुद बैठ के मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि मुझे नॉलेज मिल जाए कि होता क्या है. ये स्मार्ट फार्मिंग की टेक्निक्स हैं सारी, मुझे कुछ भी नहीं पता था. तो अगर मैंने पेपर तो लिख लिया, पेपर तो हो गया सारा, सारी तस्वीरें भी आ गई, चार्ट्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन फायदा क्या है आपको सुपरवाइजर को नॉलेज नहीं है कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है.
हाउ आर यू गोइंग टू डिजाइन अ प्रोजेक्ट ऑन दैट, राइट? मैं कह सकता हूँ कि जी हमने रिसर्च तो करवा ली है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का जब तक आपके पास खुद नॉलेज ना हो। तो दैट्स द थिंग जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यू गॉट टू बिल्ड अप द नॉलेज। उसमें मैंने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते आप नॉलेज बिल्डिंग पे लगाएं। अच्छा, जब आप नॉलेज बिल्डअप करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अब आपको पता चल जाएगा कि इनका प्रॉब्लम क्या है। विदाउट अ बिजनेस प्रॉब्लम यू डोंट डू एनालिटिक्स, इट्स इट्स idiotic to do it simply। इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि if you think your business is running और आपके competitors भी इतने चालाक नहीं है, ठीक है, आपने मार्केट शेयर भी पकड़ा हुआ है, why you need it, don't do it। एसक्यूएल चलाते रहें, डेटाबेस मेंटेन करते रहें, कस्टमर्स आ रहे हैं, सेल्स हो रही हैं, बस। यू मस्ट हैव अ प्रॉब्लम कि मेरे साथ दुकान वाले ने एक और किसी और ने दुकान खोल ली है, मेरे ई कॉमर्स पोर्टल के साथ एक और पोर्टल लॉन्च हो गया है, राइट? नाउ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, यू आर फेसिंग कंपटीशन, या फिर आपके कस्टमर्स डाउन हो रहे हैं। पर्सनल टेलीकॉम के अंदर मेरा चर्न रेट बढ़ गया है, सप्लाई चेन में मेरी डिलीवरीज डिले हो रही हैं, मेरी सेल्स कम हो रही हैं, सही है। और लॉजिस्टिक बिजनेस के अंदर कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, पैकेजेस टाइम पर नहीं पहुंच रहे। एग्रीकल्चर में फ्लड्स आ रहे हैं, यील्ड हर साल इफेक्ट हो जाती है, सही है। और फिर ये जो आपका ट्रैफिक ट्रैफिक कंजेशन है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पुलिस के लिए हजारों किस्म के प्रॉब्लम्स हैं क्राइम मैनेज करने के लिए, करप्शन है, ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो यू गॉट टू राइट डाउन कि मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ फॉर डूइंग बीआई। मेरा एक डैशबोर्ड एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दैट शुड बी व्हाट्स इन योर माइंड। अब आप जितने भी यूज केसेस स्टार्ट करने वाले परसों से इंशाल्लाह ताला, वो आपका ये माइंड होना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। I am solving this problem. This dashboard is solving this problem. If you don't write that down, then what you're going to do? You're going to just play with the charts. कभी रिबन चार्ट ले आए, कभी ट्रैफिक इंडिकेटर ले आए, कभी गॉज ले आए, क्या क्या तो क्या है, शशका करना मकसद थोड़ी है वीआई का। if you design a very interactive dashboard, black or green, black or red, or it does not solve a problem, तो देख 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 के क्या, देखने के लिए मैं स्विट्जरलैंड की तस्वीरें डाउनलोड कर लूं या K2 एवरेस्ट की तस्वीरें उसको देख के खुश हो जाऊं? डैशबोर्ड को देख के मुझे क्या खुश होना है? हाँ, सो देयरफॉर दैट्स द पॉइंट कि you try to make it interactive but you should solve the problem। ये बात है सारी, ठीक है। और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ सेपरेट पाइपलाइन। ये फोन रख दे। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए you have to implement a separate pipeline in Python or any other language। यानी डिफरेंट, आप इस तरह समझे कि जैसे रेल की पटरी होती है ना, ट्रैक्स होती हैं, गॉड रेल ट्रैक्स, तो ट्रैक पे पैरेलल ट्रेनें चल रही होती हैं, स्टेशन एक ही होता है, सोर्स, राइट? इसी तरह आपके यहाँ भी डेटाबेस एक सोर्स है और उससे पैरेलल आपकी वो पाइपलाइंस निकलेंगी। ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो रही है, इसका डैशबोर्ड ये, इसका डैशबोर्ड ये। यू हैव टू डिजाइन दैट मेथोडोलॉजी। अगर आप डिजाइन नहीं करेंगे तो आप उसको आप ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं बना सकते चीज को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि डेटा कितना चाहिए टू सॉल्व अ बीआई प्रॉब्लम, कम से कम 3 से 5 साल का। और अगर स्ट्रीमिंग डेटा है तो 1-1.5 साल पर भी इक्तफा हो सकता है, वो भी सेवरल हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स का हो जाएगा प्रोबेबली, ठीक है। और क्या कहते हैं, इफ इट इज अ वेरी स्लो डेटा, लाइक एग्रीकल्चर का स्लो डेटा होता है, जियोलॉजी का स्लो डेटा, एस्ट्रोनॉमी डज नॉट जनरेट वेरी रैपिडली, राइट? अनलेस कि वो आपने कोई सेंसर लगाया हुआ है। हाँ, आईओटी लगाया फिर तो चलो स्ट्रीमिंग बन जाता है, लेकिन उसमें भी हर चीज की हर वक्त तुक थोड़ी बनती है। व्हाई डू आई नीड टू मॉनिटर अ क्रॉप 24/7? अगर वीड्स उगते हैं तो वीड्स ऐसा तो नहीं ना कि वो एकदम से उग जाते हैं, इट टेक्स अ स्लो। तो आई नीड टू सैंपल, राइट? आईओटी का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे मैं फ्रिज को मॉनिटर करता रहूं, 24 घंटे में माइक्रोवेव को मॉनिटर करता रहूं, ठीक है। बहरहाल अब मतलब तो बन गया है, बट यू डोंट एनालाइज एवरीथिंग ऑल द टाइम, ठीक है। अगर आप कहते हैं मैंने रियल टाइम डैशबोर्ड बना लिया है बीआई में तो उसको देखेगा कौन? रियल टाइम में आपने सोना भी है, आपने नमाज भी पढ़नी है, आपने खाना भी खाना है। ये थोड़ी कि मैं 24 घंटे मोबाइल पर डैशबोर्ड ही देखता रहूंगा। रियल टाइम है तो होता रहे। एवरीथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी ऑल द टाइम। तो
आई गॉट टू डिफाइन दीज थिंग्स वेरी क्लियरली, ठीक है, इन द इंडस्ट्री। उसके बाद एनडीए साइन कर लें आप। एनडीए जिस कंपनी के साथ डेटा है, या इवन अगर आप इंटरनल काम कर रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि भाई मैं ये काम करूंगा आपके डेटा के साथ। तो एनडीए साइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आईटी आईटी के पास जो डेटा है वो आप उसकी डायरेक्ट आप एक्सेस खुद ले लें। अब आईटी वालों से ना कहें कि आप डेटा हमें दें, ठीक है। टेक द एक्सेस ऑफ द डेटा योरसेल्फ, एंड फॉर दैट यू नीड टू डू एसक्यूएल, यू नीड टू लर्न एसक्यूएल। अगर आपको एसक्यूएल नहीं आती तो आप ना बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, ना आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, अगर आपको एसक्यूएल नहीं आती। क्योंकि देखें बात ये होती है कि या आप कह सकते हैं कि भाई एज अ बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजर या बिजनेस एनालिस्ट मुझे क्या जरूरत है एसक्यूएल की, मैं तो आई जस्ट डिजाइन दी मेथोडोलॉजी एनालिसिस की। तो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। एज अ बिजनेस मैनेजर अगर आपको ही नहीं पता कि डेटा में क्या पड़ा हुआ है, तो आप डेटा साइंटिस्ट को कैसे वो कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं? हाउ कैन यू ट्रस्ट द डेटा साइंटिस्ट कि वो उसको जाके हाँ यार तुम ये निकाल के ले आओ? ये तो आपको खुद जाना पड़ेगा ना। तो आईटी डिपार्टमेंट के पास दो तरीके होते हैं, या तो वो कहते हैं कि भाई आप बता दें क्या चाहिए, हम आपको डेटा दे देते हैं। कैसे बता दें? मैं कोई सप्लाई चेन का कोई 15 साल का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ी है, और अगर मेरा सप्लाई चेन का 15 साल का एक्सपीरियंस हो भी तो मुझे क्या पता कि आपने डेटाबेस में क्या रखा हुआ है। आमतौर पर जितना बड़ा बिजनेस का आदमी होता है उतना ही डेटा से उसका ताल्लुक कम होता है। ही डज नॉट केयर कि तुमने ईआरडी किस तरह बनाई थी, डेटा में क्या पड़ा हुआ है, ही जस्ट केयर्स अबाउट दी केपीआईज, ठीक है ना। तो इसलिए आपका मकसद ये होगा कि आप गो टू द आईटी गाइस, आस्क देम कि भाई मुझे आप एक्सेस दे दें पूरे डेटाबेस का, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, आपको पता है क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है। लिहाजा अब आप जाके उनके साथ आप बात करें, उनके साथ आप बैठें, डेटाबेस उनका देखें। टेक 2 to 3 days फॉर दैट, अंडरस्टैंड द डेटा क्या है, और उसके बाद फिर अपने मर्जी का डेटा निकालें। आईटी वाले आपको कभी भी नहीं बता सकते कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ये दिस इज नॉट द राइट अप्रोच कि आप उनसे, आईटी वाले आपको खुद डेटा निकाल के दे रहे हैं। ईमेल पे पूछा जा रहा है what type of data you need, what tables you need, I need customer table, I need sale table, I need order table, हाँ, और I need demographic table anonymized। यार मुझे पता ही नहीं तुम्हारे पास क्या है, मैं कैसे बता सकता हूँ? आपके पास 300 टेबल है, तो you got to spend at least 2 to 3 days or 1 week understanding the data that the IT has if you want to do a BI task। समझ में आ रही बात की? ये आमतौर पे नहीं होता, तो आईटी वालों के साथ आपको बैठना पड़ेगा। अच्छा, आईटी वालों के पास टाइम नहीं होता, दे डोंट हैव द टाइम, राइट। तो यू हैव टू टेक द इंटरफेस एंड रन एसक्यूएल क्वेरीज योरसेल्फ। अगर कोई कॉलम समझ में नहीं आता तो अक्सर वो भी ऐसा मुमकिन है कि आईटी वालों को किसी कॉलम का ही पता ना हो, 2 साल पहले टेबल बनाया गया था। तो इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन आपको रियल लाइफ में मिलेंगी कि यू विल नॉट नो कि इस कॉलम का मतलब क्या है, इस कॉलम का मतलब क्या है। अब आप एजम्पशंस लेना शुरू कर देंगे, इसको मैंने इग्नोर किया इस वजह से, इसको मैंने इग्नोर किया, सब चीजें आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। पाइपलाइन बनानी ना आपने, यू हैव टू मेक अ पाइपलाइन। तो ये अभी आप ऐसा समझे कि बीज डालने से पहले आप खेती को तैयार कर रहे हैं, और दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, प्लफिंग जिसको कहते हैं, कि वो पिकैक्स मार के पूरी जमीन को तैयार किया जाता है। तो ये अभी ये काम है, ठीक है। सो ये अब आपको यहाँ से पता चल जाएगा, उसके बाद आप डिसीजन ले लें। इसमें आपको 1 हफ्ता भी अगर लगता है तो 1 हफ्ता ले लें। 1 हफ्ता तो आपको लगेगा, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए अगर आप काम करते हैं तो कम से कम 1 हफ्ता आपको लगाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप एनडीए में लिखवाएं, प्रोसेस लिखवाएं, कितना टाइम, 2 हफ्ते मुझे इसके लिए चाहिए, 3 हफ्ते इसके लिए चाहिए, 1 हफ्ता इसके लिए चाहिए। 1 महीने के बाद हम डेटा को देखना शुरू करेंगे। वो कहेंगे यार ये क्या भाई, तो हमारे इतना खींच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो कहने दे, उनको क्या पता कि किस तरह काम करना है। तो जब आपका, देखें बात ये होती है कि आप एक दफा जब आपने उनके डेटाबेस को समझ लिया ना, तो फिर आप एक प्रॉब्लम नहीं, आप फिर सैकड़ों प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात की? और डेटा को नहीं देखेंगे तो बेसिकली यू आर ब्लाइंड, ठीक है। आपके हाथ में एक थैला दे दिया गया है कि उसको सड़क के पार पहुंचा दो, और आपकी आंखें हैं ही नहीं, तो आप गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। एंड दैट इज वाई जो एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पे मशीन लर्निंग के, वो फेल हो जाते हैं कि होमवर्क नहीं किया गया होता।
होमवर्क नहीं किया गया था। और बीआई भी इतना आसान काम नहीं है जितना हम लोग अभी क्लास में समझ रहे हैं ना, वो आपको पता चलेगा। बीआई के लिए बहुत जान मारनी पड़ती है बिफोर योर डैशबोर्ड सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहरहाल ये आपने कर लिया, तो उसके बाद आप पाइथन में डेटा को इंपोर्ट करें। जहां से 1 मिनट बेटा, आप चैट पे लिख दें, चैट पे लिख दें जो भी सवाल है ना, वो अभी वॉइस में जरा टाइम ज्यादा लग जाता है। अच्छा, अगर बिग डेटा है, बिग डेटा का मतलब है कि सेवरल हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स, या किसका मैसेज आ रहा है, वो हो रहा है अंदर से, हो रहा है ना कि चेक करना चाहिए व्हाट्सएप, यही बात है ना। मेरा भी दिल चाह रहा है, लेकिन मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा, वरना मैं भी कर रहा होता। इसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल अगर बिग डेटा है तो भाई आजकल बिग डेटा के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो डेटा लेक्स का कॉन्सेप्ट है। अभी हबीब बैंक वालों ने अपनी डेटा लेक इंप्लीमेंट कर ली है थर्ड पार्टी के थ्रू। तो डेटा लेक एक ऐसी रिपोजिटरी होती है जिसमें दुनिया जहां का डेटा रॉ फॉर्म में डाल दिया जाता है, और उसमें यू डोंट यूज Oracle for data lakes. You can use Hadoop, you can use MongoDB and other databases which are not relational. तो वो जरा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जी। अब फायदा ये होता है कि डेटा लेक इज एन एनालिटिकल डेटा स्टोर। वो जो है Oracle, वो ट्रांजैक्शनल डेटा स्टोर है, वो आपका बिल्कुल ओरिजिनल आर्काइव्ड फॉर्म है ना। we can't do anything on the data there. It's just for storage and management. If you want to do anything, then you have to create a separate pipeline, और पाइपलाइन के अंदर आपको स्टोरेज तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो वेयर हाउसिंग का जो 1980s में डायग्राम आ गई थी, उसके अंदर भी एक स्टेजिंग एरिया था। कि स्टेजिंग एरिया का मतलब है कि अलग कंप्यूटर है जिसमें आप डेटा स्टोर करेंगे, साफ करेंगे, जो भी करेंगे। तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहरहाल अगर बिग डेटा है तो फिर आपको डेटा लेक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, और उसके बिग डेटा की जो बिग डेटा पे बीआई भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसकी डेटा सोर्स में भी ऑरेकल ना हो। और उसकी क्लीनिंग के लिए आपको फिर बड़े तगोदो करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा क्वांटिटी में ज़्यादा होगा, तो स्टैटिस्टिकली उसको देखना, वो चेक करना, उसमें आपका टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाएगा, उसका एफर्ट आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपकी पाइपलाइन शुरू हो गई है। अच्छा जी, वहाँ से बात, कोई कमेंट आ रहा है? नहीं, इनिशियली जहाँ से इनिशियली हम, जब एक कंपनी शुरू होती है तो उनको नहीं अंदाजा होता कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। शुरू में जब बिजनेस शुरू होता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो एवरीथिंग इज वेरी रोजी। कहीं से पैसे मिल गए, आपने अपना बिजनेस लॉन्च कर लिया, एवरीथिंग सीम्स फाइन, ब्रेक इवन अभी रीच नहीं किया, यू डोंट इवन नो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। 3-4 महीने के बाद इश्यूज आना शुरू होते हैं। तो आई कांट हैव एन एनालिटिकल डेटाबेस इन माइंड जब तक कि मेरे पास प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसलिए वो नीड बेस्ड है, इसको रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, तो इसमें ये काम भी हो गया। अब सबसे पहले जो है ना, मैंने कहा है कि यूजलेस चीजें उनको आप रिमूव कर दें अपने डेटा फ्रेम से, कि ऐसे कॉलम्स हैं जो मेरे काम के नहीं है। सही है, यानी प्राइमरी की 3-3 4-4 प्राइमरी कीज रिकॉर्ड की हुई हैं, तो बीआई में मुझे सिर्फ एक ही प्राइमरी की चाहिए। ठीक है, अगर मैं मशीन लर्निंग करता हूँ तो मशीन लर्निंग में प्राइमरी की को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मशीन लर्निंग इज बेसिकली मेकिंग प्रिडिक्शंस, तो प्राइमरी की बेस पे मैं क्या प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ? डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, तो इंटीजर है कोई भी है तो यू जस्ट टेक वन ऑफ देम। और अगर रोज हैं, सम यूज, आप कहेंगे कि अगर किसी रो में भी या किसी कॉलम में ये वाली वैल्यू आ जाए तो उस पूरी रो को डिलीट कर दो। मसलन एक कस्टमर था जो आपका बड़ा अच्छा कस्टमर था, लेकिन अब वो आपका कस्टमर नहीं है, तो आप कहेंगे भाई जिस रो में ये कस्टमर का डेटा है उसको डिलीट कर दो, मतलब उसको अलग कर दो। यू डोंट डिलीट इट, यू जस्ट सेपरेट इट, बिकॉज दैट कस्टमर इज नो लॉन्गर, प्रॉब्ली ही डाइड। ठीक है ना, तो जो चीजें आपकी जरूरत नहीं है वो सबसे पहले आप ये काम करें कि उनको आप कॉलम्स को या रोज को आप डिलीट कर दें। अच्छा, अब उसके बाद यू हैव टू डिटेक्ट द डेटा एंट्री एरर्स, जिनकी हमने एग्जांपल्स देखी हैं। और क्या कहते हैं, बाज दफ़ा डेटाबेस पे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से एरर आ ही नहीं सकता, लेकिन बाज औक़ात कंस्ट्रेंट्स नहीं होते तो डेटा एंट्री एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन लिखना है इन द लॉन्ग रन, कि जो गिवन अ डेटा सेट, वो उसमें से सारे के सारे डेटा एंट्री एरर्स आपको रिमूव करके डिटेक्ट करके दे दे, कि इस कॉलम की ये टाइप होनी चाहिए,
इसको मैंने मैप करने की कोशिश की, ये टाइप मैप नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये इस वैल्यू की वजह से ये वैल्यू मैप नहीं हो रही, लिहाजा ये मेरा डेटा एंट्री एरर है, इसको साइड पे कर दे। इसका एक फंक्शन लिख लें आप, ताकि आपका काम आसान हो जाए, वरना हर बार आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है कि दिस फंक्शन विल ग्रो मोर पावरफुल, का मतलब ये है कि इस फंक्शन को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा अपने डेटा के साथ, बिकॉज सब कॉलम की टाइप्स आप देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोड इसमें ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, जैसा कि प्रोग्रामिंग में होता है। यू डोंट राइट अ परफेक्ट फंक्शन द फर्स्ट टाइम, राइट, यू कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स जब तक कन्वर्जेंस ना हो जाए, क्योंकि डेटा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके फंक्शन का कोड चेंज हो सकता है। तो वो आप इसको आप करते रहें जब तक कि आपके पास एक अच्छा फंक्शन नहीं बन जाता। अब यहाँ पर आपके सारे यूजलेस चीज़ें रिमूव हो गई, डेटा एंट्री एरर्स आपके सारे डिटेक्ट हो गए। अब आप उनको केटर करें, आइदर यू कैन डिलीट द एरर्स, उन रोज को डिलीट कर दें जिसमें डेटा एंट्री एरर्स आ रहे हैं, अगर वो उनकी परसेंटेज कम है, या फिर आप उनको एवरेज से रिप्लेस कर दें। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एवरेज से रिप्लेस करना इज नॉट द रिकमेंडेड प्रैक्टिस, अनलेस के मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम हो। अगर मिसिंग वैल्यूज का जो पैटर्न है वो कंप्लीटली एट रैंडम है तो फिर आप कर सकते हैं। बहरहाल डेटा एंट्री एरर इज नॉट अ मिसिंग वैल्यू, ये बात भी है। तो लेकिन इट्स नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस। अगर आप समझते हैं कि जैसे एक कॉलम के अंदर कोई कैटेगोरिकल कॉलम है, 3 वैल्यूज हैं, एक वैल्यू बहुत ज्यादा दफा ऑकर की है दूसरों 2 के मुकाबले में, तो फिर तो समझ में आती है कि आप मोड से रिप्लेस कर दें। तो ये लॉजिकली आपको देखना पड़ेगा कि क्या सोल्यूशन है, इसमें मैं नहीं बता सकता, ये आपको देखना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट देम टू मिसिंग वैल्यूज, जो हम एक अप्रोच ले रहे थे कि डेटा एंट्री एरर्स को मिसिंग वैल्यूज में कन्वर्ट कर दें, और उसके बाद फिर आप मिसिंग वैल्यूज को डील करें। अच्छा, जब डेटा एंट्री एरर्स आपने निकाल दिए, अब आप अपनी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो हर कॉलम को उसके टाइप के ऊपर कास्ट कर दें, इसका भी एक अलग फंक्शन बना लें, ठीक है। या वो ये वाला फंक्शन ही हो सकता है जो टाइप कास्ट कर दे, या फिर आपको एरर रिटर्न कर दे कि ये डेटा एंट्री एरर से। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यूज के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, वो हमने पिछले क्लास में देखी है, वो आपको सारी पता होनी चाहिए। तो ये मैनो मॉड्यूल आप इंपोर्ट करें, सी द डिफरेंट पैटर्न्स मिसिंग वैल्यूज के क्या हैं। अक्सर मिसिंग एट रैंडम का पैटर्न आएगा। कंप्लीटली एट रैंडम का मतलब ये है कि हर कॉलम की मिसिंग वैल्यू का पैटर्न बिल्कुल मुनफरिद और यूनिक है एक दूसरे से, ये नहीं होगा। नॉट एट रैंडम का मतलब ये है कि सब कुछ बहुत ज्यादा बायस्ड है, ये भी नहीं होगा। तो अक्सर जो चीज होगी ना, एट रैंडम पे ही बात चलेगी। और इसका सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ज्यादातर सोल्यूशन न्यूमेरिकल कॉलम का इम्प्यूटेशन है। इम्प्यूटेशन जो मैंने आपको समझाया था कि रिग्रेशन से इम्प्यूटेशन कर दें, KNN से इम्प्यूटेशन कर दें, सिंपल इम्प्यूटर यूज कर लें। दैट इज द मोस्ट दैट इज द बेस्ट वे टू डील विद द न्यूमेरिकल एरर्स। मीन से रिप्लेस ना करें, वो नहीं करें ना, वो नहीं भी नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। इंटरपोलेशन जिसमें आती है, इंटरपोलेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि वो जो पूरा पैटर्न निकालता है कि ये होना चाहिए था, फिर एक इक्वेशन ऑफ द लाइन लर्न करता है। अच्छा, जो ऐसी भी हो सकता है कि इसके अंदर पाइथन में जो इम्प्यूटेशन वो ये भी करता हो कि इर्द गिर्द के कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से भी वो कॉलम फिल करता हो। एक तो ये कि मैं सिंगल कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उस कॉलम की मिसिंग वैल्यू रिप्लेस कर दूं। एक ये है कि मैं उस कॉलम को दूसरे कॉलम्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखूं, और उनके जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको रिप्लेस कर दूं। ये ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट सोल्यूशन है। बाकी ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं ये आप कर सकते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है ना, वो जरा मुश्किल चीज है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता व्हाट इफ एनालिसिस हम पढ़ेंगे, वो मैं अभी नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा मामला। अब उसके बाद आप आउटलायर्स को डिटेक्ट करें। आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए न्यूमेरिकल कॉलम्स की आप वो करें 5 नंबर समरी, बॉक्स प्लॉट बनाएं, उनकी नॉर्मेलिटी टेस्ट करें। मैं आपको बताऊंगा कि आज ये कौन से होते हैं, अभी हम इसको करेंगे फौरन। डॉट डिस्क्राइब फंक्शन पैंडास में कर लें, उनका क्वार्टाइल्स देख लें, बॉक्स प्लॉट देख लें, स्क्यू को डिटेक्ट करें, क्यूटोसिस को डिटेक्ट करें। सर एक क्वेश्चन है। ये चैट पे लिख दें भाई, जो भी क्वेश्चन है वो ओके। चैट पे लिख दें। शुक्रन। ठीक है, तो अब जितने भी KPI, अब हम BI के परस्पेक्टिव से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। BI टूल्स के अंदर हिस्टोग्राम्स और बॉक्स प्लॉट के चार्ट्स मौजूद होते हैं, ताकि आप अपने मैनेजर्स को भी ये चीजें दिखा सकें। लेकिन आप वहां नहीं करेंगे, आप तो यहाँ करेंगे।
वहां तो आप सिर्फ शशकों के लिए दिखाएंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या हो रहा है, तो आप यहाँ अंडरस्टैंडिंग आपने यहाँ करनी है। तो अब हर केपीआई का आपको पता होना चाहिए कि क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, यूटॉसिस ज्यादा है, क्यों है, सही है, नॉर्मल ये डिस्ट्रीब्यूशन मेरी नॉर्मल नहीं है, क्यों नहीं है, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। that's why you are doing it, and you are supposed to provide the answer, क्योंकि मैनेजर्स को तो पता है कि क्यों आ रहा है। अगर आप कहेंगे क्यों आ रहा है, वो कहेंगे यार ये बात तो हमें 2 साल से पता है कि क्यों आ रहा है, ये इन्वेंट्री लेवल आपका कम हो रहा है, ये तो हमें 3 साल से पता है कि हमारा इन्वेंट्री लेवल कम हो रहा है, आपको हमने इसलिए हायर किया है कि हमें ये बताएं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि डेटा आपके कंट्रोल में, आंसर इज इन द डेटा, why it is happening, that is the purpose of BI, why is the problem occurring and what is the solution, you have to provide both। ठीक है, तो ये यहां मैं लिख देता हूं, why is the problem occurring and what is the solution। ये माइंडसेट आप रखेंगे ना तो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन एनालिसिस इंशाल्लाह। ठीक है, ये माइंडसेट नहीं है तो फिर अगर आप चार्ट्स बना के दिखा दें कि जी प्रॉब्लम ऑकर कर रहा है, तो उनको पहले से पता है प्रॉब्लम ऑकर कर रहा है। Why do you need to illustrate that? They don't need an illustration, they need the answer कि सर देखें ये जब फिल्टर के साथ मैंने ये फिल्टर लगाया, जब मैंने इसके साथ ये डायमेंशन जोड़ी, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर सीजन में इन 10 लोगों की वजह से ये आपकी सेल गिरी है। अच्छा हाँ यार, ये तो आपने बड़ा अच्छा ड्रिल डाउन कर दिया। दीज आर द थिंग्स जो कि आपको चार्ट में बात करनी है, तो दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो काम है ना वो शुरू होगा। ये जो आउटलायर्स वाली कहानी ना, ये बहुत जरूरी पार्ट्स हैं क्योंकि ये केपीआई से ताल्लुक है। अगर केपीआई की डिस्ट्रीब्यूशन आपने समझ ली तो आपने सब कुछ समझ लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं, इनका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी डिस्क्रेटाइजेशन बड़ी अजीबोगरीब होती है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट नेम्स हैं। अब प्रोडक्ट नेम तो बड़े लंबे लंबे नाम होते हैं ना, आपने देखा होगा प्रोडक्ट नेम्स, तो आई कांट यूज देम इन एनालिसिस। जैसे आगा खान के प्रोजेक्ट में हमारा वो लोकेशन की जो मैं एग्जांपल आप लोगों को शायद बताई थी कि बेड़ा गर्क था लोकेशंस का। ठीक है, तो वो हमने सारा आगा खान के उनकी मेंटरिंग के अंदर हमने पूरा उसको बैठ के ट्रांसफॉर्म किया कि लोकेशन आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। तो कैटेगोरिकल कॉलम्स जो आईटी वालों ने वैल्यूज बनाई है, they might not be the ideal ones for your analysis, क्योंकि आईटी वालों के जहन में एनालिसिस थोड़ी है। उन्होंने कहा तो भाई ये कैटेगरीज बना दो, हो सकता है उन्होंने सब कैटेगरीज बनाई ना हो, सब कैटेगरीज आपको बना, क्योंकि आप तो डायमेंशंस तो आपने बनानी है ना, प्रोडक्ट की डायमेंशन तो आपने बनानी है जिसके अंदर कैटेगरी सब कैटेगरी पूरी हायरार्की बनती है। तो ये काम भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अंदर लोकेशंस का डेटा है, ज्योग्राफिकल डेटा दिखाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जब कैटेगोरिकल कॉलम्स बिल्कुल क्लीन हो गए, साफ सुथरे हो गए, मिसिंग वैल्यूज भी ऊपर सबकी रिप्लेस हो गई, अब आप जो है ना उनका बार ग्राफ बना लें, पाई चार्ट्स बना लें। अब ये ऑलरेडी आपने बीआई शुरू कर दी है, लेकिन अभी आप पाइथन के अंदर कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? आप कहेंगे भाई ये तो डज नॉट मेक सेंस, जब हमारे पास वहां पे चार्ट्स हैं हम ज्यादा मालूम कर सकते हैं। तो मैं कहूँ मेरा मकसद यहाँ पे ज्यादा मालूम करना है ही नहीं, मेरे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड के डेटा के अंदर क्या है। मैं चार्ट्स इसलिए बना रहा हूँ, मैं बॉक्स प्लॉट इसलिए बना रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग दिस टू शो इट टू समवन, आई एम मेकिंग इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग of the data and extraction of nuggets, information nuggets, कि मुझे भी तो पता चले कि मेरे डेटा में क्या क्या सवालात पूछे जा सकते हैं, कि जितना आप उसके साथ खेलेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे। सही है, तो ये चीज अगर आप कर लेंगे तो आपको पहले से ही बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये वही कहानी करें जो टी टेस्ट, अनोवा, का स्क्वायर, अब ये चीज आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये बात अपने जहन में बिठा लें आप। ठीक है, कि इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, ये कब करना है, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। मुझे आई फील के बहुत सारे बच्चे अभी उस लेवल पे नहीं हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। उसके बाद आप, दिस इज डन बिटवीन 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स, बिटवीन अ स्ट्रिंग एंड अ केपीआई, दिस इज डन बिटवीन 2 केपीआईज।
अच्छा, फिर उसके बाद कोरिलेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स के मेरा जो केपीआई है उसका कोरिलेशन किस चीज के साथ कितना है। मसलन द टाइम इट टेक्स टू डिलीवर द प्रोडक्ट, ठीक है, व्हाट इज दैट कोरिलेटेड टू? इज इट कोरिलेटेड टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स? इज इट कोरिलेटेड टू द टाइप ऑफ पैकेजेस? ठीक है, इज इट कोरिलेटेड विद द, आई डोंट नो, एज ऑफ कस्टमर्स इन सम वे, द साइज ऑफ द बॉक्स, किस चीज के साथ उसका ज्यादा कोरिलेटेड है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें अब पहले से मैं आंसर कर, अच्छा इसमें ये होगा कि बिजनेस वाले को कहेंगे जी पहले से हमें बहुत सारी चीजें मालूम है, ये है वो है, तो कुछ मालूम होगा कुछ मालूम नहीं, कोई सारा डेटा तो उनके हाथ में नहीं है। जैसे हमने हाउस प्राइस की एग्जांपल देखी थी, हाउस प्राइस में जो हमने देखा था कि वो गार्डन एरिया और पता नहीं किस किस के साथ उसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था, इसके साथ वीक था। तो यू नीड टू डिस्कस विद एवरीबॉडी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप पिवट टेबल्स भी बना लें, या आपने ओलैप क्यूब बनाना शुरू कर दिया तो ओलैप क्यूब भी बना लें आप पाइथन के अंदर। और फिर जो मैंने आपको ट्राइफेक्टा की जो ब्लॉग भेजी थी, उसमें उसने कहा था कि यू कैन जॉइन मोर डेटा। तो सोशल नेटवर्क का डेटा अब आप मजीद इसमें ऐड कर सकते हैं अपने डेटा के साथ। यू कैन ऐड द सोशल नेटवर्क डेटा टू फोर्टिफाई द एनालिसिस। तो अब जैसे हमारे पास टूल्स हैं जो कि आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करके देते हैं, वो ऑटोमेटिकली पीछे से ट्विटर वगैरह देख रहे होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ज्योग्राफिकल डेटा है या कोई ऐसा डेटा जो आप अपने डेटा के, फॉर एग्जाम्पल जीडीपी का डेटा आमतौर पर ऐड कर दिया जाता है अगर आप ग्लोबल एनालिसिस कोई कर रहे हैं, तो जीडीपी का डेटा डाउनलोड करके आप अपने डेटाबेस में उसको शामिल कर लें। जरूरी नहीं कि हर चीज आईटी से ही लें आप अपना डेटाबेस बना रहे ना, आप अपना डेटाबेस बना रहे ना, तो इस वजह से यू कैन हैव योर ओन डेटा सोर्सेज आल्सो। इस तरह इसके लिए भी माइंड आपको खुला रखना चाहिए, ठीक है। और फिर पाइथन का जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आप सब चीजें डाल दें। इसको ये जो रैंगलिंग के रिजल्ट्स हैं, ये बेहतर है किसी डैशबोर्ड पे डालें। यू कैन पुट देम ऑन अ पाइथन डैशबोर्ड जो कि आप इंटरनली ही बना लें, फ्लास्क में बना लें या किसी भी पाइथन का वेब फ्रेमवर्क यूज कर लें, उस पर बना लें, ठीक है। इसी पे आप बना के अपने रिजल्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर दें, क्योंकि उनको कोई ना कोई तो आपको डैशबोर्ड दिखाना होगा ना। ये रैंगलिंग के रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मैनेजर्स जो होंगे ना वो आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यार ये तो हमें पहले से पता है, यार ये क्या, यार ये क्या फजूल काम कर दिया ये वो। तो आपने जो उनको ना घुमाना है इसके अंदर, ये जो आपने क्लीनिंग की है कि आपके डेटा में ये प्रॉब्लम्स थे, इन इन अजम्पशंस के साथ हमने ये वाला डेटा एनालिसिस के लिए लिया, और उस पे जो हमारा इनिशियल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये है, ठीक है। तो मैनेजर्स ये बात हमेशा करेंगे आपसे तकरीबन, मेरे ख्याल है कि हमें पता है, ये तो पहले से पता है, ये कौन सी बड़ी बात है, हमें तो ये देखना था, क्योंकि उनको प्रोसेस की क्या समझ है। लेकिन आप फिर भी प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि हमारे जैसे हमने वेयर हाउसिंग स्टूडेंट्स को याद होगा कि उसने किम्बल ने कहा था कि इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप बिजनेस वालों से मुलाकात करेंगे उतना ही, बेइज्जती होती तो हो जाए, वो तो कहीं भी सड़क पे खड़े भी हो सकती है, कोई गलत काम करते पकड़े जाए उसमें भी बेइज्जती हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल बेइज्जती भी शुरू में तो थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। Is it a valid practice that instead of outlier removal we try replacing them using the same techniques? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। Outliers can be good, they can be bad. Outliers should not be replaced immediately. Outliers को बाजू का आप कहेंगे कि outliers वहीं पे रहें। It is just a matter of understanding कि मेरे डेटा में skew कितना है। That is the main thing, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जनाब जुपिटर लैब। जुपिटर लैब में सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता हूँ। ये कुछ एपीआईज हैं जो कि हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो ये सेल्स का डेटा जो डर्टी डेटा है वो मैंने इंपोर्ट किया। जैसे मैं इसको पहले वो कर लेता हूँ, क्लियर ऑल आउटपुट्स कर लेते हैं। तो इसकी डेटा टाइप्स जो है ना वो ये आ रही हैं। तो इसने भी फिलहाल सब चीज़ों को इसने मैप कर दिया है। व्हाई डू वी नीड टू चेक फॉर अ गॉसियन एनालिसिस? पहला सवाल ये पैदा होता है, मैं क्यों चेक करूं कि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, बॉक्स प्लॉट क्यों बना रहा हूँ, हिस्टोग्राम क्यों बनाऊं? उसकी वजह ये होती है कि इफ आई वांट टू यूज दिस डेटा फॉर मॉडलिंग लेटर ऑन, फॉर मशीन लर्निंग लेटर ऑन, डेटा साइंस और मे बी डीप लर्निंग, then it is a requirement that the data has to follow a probability distribution.
अगर मैंने कोई पैरामीटर्स एस्टिमेट करने किसी मॉडल के, जैसे न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स एस्टिमेट करने, तो ये मेरे डेटा की रिक्वायरमेंट है कि इट हैज टू फॉलो दी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इन मोस्ट केसेस, इट इज अ रिक्वायरमेंट, अदरवाइज मेरा थ्योरम जो है वो नेगेट हो जाएगा। ठीक है, तो रिलायबिलिटी भी आती है और इसकी हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो बहरहाल ये अभी हमने क्या किया, पहले हमने रैंडम वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डेटा जनरेट किया जिसकी स्टैंडर्ड डिवीजन 5.14 है, मीन इसका 50 है, तो इसने इस रेंज में, क्योंकि मैंने +50 किया है तो मैंने अपनी रेंज दे दी उसको, उसमें उसने कितने पॉइंट जनरेट कर दिए, 100। अब ये पाई प्लॉट जो है ये इसका है मैटप्लॉटलिब का मॉड्यूल है, मैटप्लॉटलिब का मॉड्यूल है पाई प्लॉट। तो पाई प्लॉट को आप अगर इसका डॉट हिस्ट यूज कर लें तो ये काफी अच्छा है, दिस गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ दी हिस्टोग्राम, एक अच्छे तरीके से बना देता है। पैंडास में भी बना सकते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, पैंडास डेटा फ्रेम में भी आप बना सकते हैं। ये हमने डायरेक्टली एरे का बना दिया एक, ठीक है, जस्ट एन एरे, और इसका हमने पूरा वो बना दिया, सीरीज होगी शायद। अच्छा, द अदर थिंग इज द क्यू क्यू प्लॉट, ये पता है आप लोगों को, क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट। क्वांटाइल का तो मतलब पता है ना, 25th तो जो वो वाला कौन, तो इस यहाँ पे assumption ये होती है कि तुम्हारे डेटा के ये क्वांटाइल्स हैं, ये ये कहता है कि तुम्हारे डेटा के ये क्वांटाइल, तुम्हारा ये बॉक्स प्लॉट है। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए था, अगर मैंने डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर तुम्हारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है तो आइडियली क्वांटाइल्स का स्प्रेड कैसा होना चाहिए था, तुम्हारा क्या है, तो इन दोनों को एक दूसरे के क्रॉस प्लॉट कर देते हैं। तो जो लाइन बनती है ना, दैट शुड बी अ 45 डिग्री लाइन। If it is a line which is at 45 degrees, then that means के डेटा आपका नॉर्मल है, otherwise you can't say that। सही है, समझ में आ गई बात की। तो इट इज कॉल्ड अ क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट, ये बड़ा मशहूर है, दिस इज द क्वांटाइल प्लॉट। यहाँ लिखा हुआ थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स कि क्या होना, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट में याद होगा आपको, काई स्क्वायर में की एक चीज क्या थी, पहले जो टेबल बनाते थे वो किस चीज का टेबल था, या बताइए आप। हाँ, ऑब्जर्व वैल्यूज का, और दूसरा टेबल एक्सपेक्टेड वैल्यूज का। देखिए ये ऐसा होना चाहिए बंदे को, ये पता हो, फिंगर टिप्स पे बात हो। आपको पता है याद नहीं आ रहा, चले, पर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना ये। तो इज दिस डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाई 45 की लाइन बन रही है, और जाहिर सी बात है वो लाइन तो रिग्रेशन लाइन है, इट बेसिकली द डॉट्स इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास कुछ टेस्ट हैं, 3 हैं, शेपायरो, K2 और कॉल्मोगोरोफ। ये 3 मशहूर और पुराने टेस्ट हैं, ये चेक करने के लिए कि मेरा कॉलम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। इन तीनों के अंदर जो मेरा नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नल। ऑल्टरनेट ये है कि नहीं है, इट्स द अदर वे अराउंड हियर। ठीक है, तो ये बहरहाल शेपायरो का फंक्शन है, ये आप यहाँ से शेपायरो, नॉर्मल, एंडरसन, ये तीनों scipy डॉट स्टैट्स में है। और यहाँ मैंने यही इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक है, पी वैल्यू है, तो पी वैल्यू क्या आ रही है, 46%। तो नल हाइपोथेसिस मैं एक्सेप्ट करूंगा, और ऑब्वियसली वो मुझे ऊपर भी नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, K2 में नॉर्मल टेस्ट के नाम से है, इसमें भी कोई 2 चीजें हैं, यहाँ पर आ रहा है 62%, ये ज्यादा सिग्निफिकेंटली बता रहा है, या ज्यादा अच्छे तरीके से बता रहा है कि आपका डेटा नॉर्मल है। और कॉल्मोगोरोफ जो वो ये काम करता है, वो थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है, वो ये कहता है कि मैं डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेवल पे बात करूंगा। यहाँ तो कोई सिग्निफिकेंस लेवल पे बात नहीं होती ना, यहाँ तो हमने अपनी तरफ से तय किया हुआ है 5%, 5%, 5%, ऐसा है ना। लेकिन जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट के जो प्रोबेबिलिटी टेबल्स होते हैं, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, 2 चीजें होती हैं, क्या क्या चीज होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक तरफ होता है, एक तरफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। उसके हिसाब से टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आप देखते हैं, अगर आपकी वैल्यू उससे कम की रेंज में आ रही है तो डिपेंड करता है कि टेबल किस तरफ रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको अपनी वैल्यू जो आ रही है टेस्ट की, वो आपको उस पर्टिकुलर DF और सिग्नल लेवल के हिसाब से रीड करना पड़ता है, उसके देखना पड़ता है कि इससे कम होनी चाहिए थी ज्यादा, टू इन ऑर्डर फॉर माई डेटा टू बी 5% सिग्निफिकेंट। ये चीज तो क्लियर है ना सबको, या ये भी क्लियर नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, अभी आपका मेगा क्विज आने वाला है 1-2 हफ्तों के बाद। ठीक है,
तो ये कहता है कि कॉल्मोग्राफ जो है ना वो मैं क्या करूंगा कि आई विल कंसिडर डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेवल। इफ यू आर सेइंग कि तुम्हारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर हर सिग्निफिकेंस लेवल का एक थ्रेशोल्ड होगा, हर सिग्निफिकेंस लेवल का एक थ्रेशोल्ड होगा, जैसा कि प्रोबेबिलिटी टेबल में होता है। तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी इसकी एंडरसन टेस्ट की, इसका दूसरा नाम एंडरसन टेस्ट है, तो तुम्हारी वैल्यू जो एंडरसन टेस्ट की आएगी वो उस सिग्निफिकेंस लेवल के थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो मैं 5%, 10%, 15%, 20%, 25% सिग्निफिकेंस लेवल पे हर थ्रेशोल्ड पे तुम्हारे वैल्यू को देखूंगा कि क्या आ रही है। तुम्हारा डेटा एक वैल्यू देगा मुझे, जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या मिली मुझे 0.957, यहाँ वैल्यू क्या मिली 0.9874। इसी तरह ये टेस्ट भी आपको एक वैल्यू देगा, टी टेस्ट भी एक ही वैल्यू देता है, एनोवा भी एक वैल्यू देता है, काई स्क्वायर्ड भी एक वैल्यू देता है। दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। तो जो तुम वैल्यू मुझे दोगे वो मेरे जो थ्रेशोल्ड्स हैं तमाम सिग्निफिकेंस लेवल के उससे कम होनी चाहिए, तो फिर मैं कहूंगा कि तुम्हारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये ज्यादा सख्त अप्रोच हो गई ना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है। अब यहां ये देखें कि मेरे पास स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या आई, 0.3488। अब ये क्या किया, 15, 10, 5, 2, 1, ये क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। हालांकि हमारा ताल्लुक सिर्फ 5 या उससे कम से है, लेकिन इसने, और उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज क्या आ रही हैं, ये सामने लिखी हुई हैं कि अगर तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाह रहे हो ना, कि तुम टेस्ट करना चाह रहे हो, तो ये थ्रेशोल्ड है। अब तुम्हारी जो वैल्यू 0.348 आ रही है वो मेरे तमाम सिग्निफिकेंस लेवल पे आइडियली उससे कम होनी चाहिए, जो थ्रेशोल्ड आ रहा है। तो आप देख लें 348 जो है ना वो इससे भी कम है, इससे भी कम है, यहाँ तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो पहले से कम है इसका मतलब आगे सबसे भी कम होगी। सो देयरफॉर मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि हाँ यार मैंने तो 5-6 सिग्निफिकेंस लेवल पे देख लिया है और यकीनी बात है कि मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जी देखिए आइडियली तो ये है कि उसको, हाँ किसी न किसी स्टेज पे जाके तो वो अपनी सिग्निफिकेंस को लूज करेगा, लेकिन अगर 5 तो 2.51 के अंदर उससे कम आ रहा है तो फिर तो हम कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमने 5% को आइडियल सेट किया हुआ है। हम्म। मसलन आप मिसाल दें, आप कह रहे हैं कि वैल्यू की आ जाए 0.65, हाँ तो मैं कहूंगा कि मैं उसको ले लूंगा, क्योंकि 5 की रेंज से वो कम आ रहा है। 5 का जो थ्रेशोल्ड है ना 0.75, उससे तो कम आ रहा है ना। अगर 0.65 मेरा स्टेटिस्टिक आता है, 0.65, 0.65 अगर आता है तो 15 और 10% लेवल के ऊपर वो नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। 5% से कम में नॉर्मल होगा। तो ये थोड़ा सा एक, आई माइट ट्राई आउट अ डिफरेंट सैंपल, लेकिन आइडियली मैं ये चाहूंगा कि सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएं। अच्छा, अब हम सेल्स का डेटा देख लेते हैं। तो सेल्स का कॉलम है, इसका आप हिस्टोग्राम बनाएं। तो यहाँ तो हमें देखते ही समझ में आ गई कि बहुत ज्यादा काम खराब हुआ हुआ है। ठीक है, और इसका क्वांटाइल क्वांटाइल बनाएं, या आपको देखती समझ में आ गई कि ये प्रॉबेबली डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन अभी भी आप प्रॉबेबली बात करेंगे क्योंकि आपने टेस्ट कंडक्ट नहीं किया। अब आप शेपायरो को कंडक्ट करें, 0%। 0% का क्या मतलब है, 5% से कम है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट ट्रू हो गया, नॉट नॉर्मल। ठीक है, सिमिलरली आप नॉर्मल टेस्ट, ये जो शेपायरो टेस्ट था, K2 टेस्ट 0%। और जब आप एंडरसन टेस्ट करेंगे, जो कॉल्मोग्राफ टेस्ट है, अब उसके अंदर आप ये देखें कि ये वैल्यू आपकी स्टैटिस्टिक की आ रही है 1296, और वो हर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से वो ज्यादा है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा नॉन नॉर्मल डेटा है आपका। तो आई कैनॉट यूज दिस डेटा फॉर रिग्रेशन पर्पसेस। जब मेरे डेटा में एक ट्रेंड ही नहीं है तो मैं किस खाते में उसमें रिग्रेशन फिट करूंगा, देयर इज नो ट्रेंड। तो अब इसका हल क्या है, आउटलायर्स रिमूव करें।
जब तक कि यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी का एक सेंस नहीं मिल जाता, उसके बाद फिर आप आगे चलें, ठीक है। अच्छा, ये मैंने स्टेटिस्टिक्स दूसरी करवा दी थी आपको, अनोवा टेस्ट वाली, पक्की बात है ना? चलें, गुड यार। चेंज सेव चेंजेस करिए, आप देख लीजिएगा, ये बहुत आसान है, कोर्स बहुत आसान है। ये भी करवा दिए थे ना, ETL का करवा दिए थे ना ये? अच्छा, आपको पहले, अच्छा ये सेल्स वाली करवा दी थी, सेल्स की? हाँ, ये हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये जरा काफी क्रिटिकल है, और मतलब ये होता ही है कि मैं बच्चों को असाइनमेंट देता पिछले कोर्सेज में, बहुत ज़्यादा फिर उनके साथ इंटरेक्शन, और फिर किस तरह करना है, टेम्पलेट बनाए, फिर जो एग्जाम्पलरी असाइनमेंट्स हैं वो फिर ले आते हैं, फिर उसको मैं मॉडिफाई करके आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ। तो इस तरह चीज़ें चल रही हैं। आप लोग भी कोई अच्छा काम, अभी मैंने अप्रोच ये रखी है कि मैंने बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैंने ऑनलाइन डालना शुरू कर दिए हैं। ये हमारी लैब की वेबसाइट अभी बन रही है। ये अभी मैंने डेटा वेयर हाउसिंग के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन डालना शुरू कर दिए अब, ठीक है। ये स्प्रिंग टू 2020 के, ये हमने मुख्तलिफ बनाए थे। तो इसके अंदर जो है ना, वो अभी तक हमने सिर्फ मैनुअल डाला है, बाकी डेटा नहीं डाला। लेकिन अब प्लान यही है कि हर कोर्स, हर सेमेस्टर के जो कोर्सेज होंगे उनके सारे प्रोजेक्ट्स का डेटा सब यहाँ पे आ जाएगा, और फिर मैं इसको लिंक्डइन के ऊपर बता दूंगा कि भाई ये है फॉर द होल बेनिफिट ऑफ द होल कम्युनिटी, जो करना चाहे उसको, ठीक है। तो इसलिए इससे आप लोगों की इंशाल्लाह फ़ायदा भी हो सकता है, इसलिए मेहनत करें, क्योंकि मैं भी जैसे वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक है, लेकिन आई फियर के आई माइट से समथिंग रॉन्ग, तो कल लाखों को कमेंट दे दे, बट ठीक है, होता है, गलतियाँ हो जाती हैं। दैट डज नॉट मीन कि हम चीज़ों को ऑनलाइन ना करें। तो बहरहाल ये अब इसको स्टार्ट करते हैं जी। ये सेल्स का डेटा है, दैट इज़ डर्टी, और इसकी आपकी रोज़ तकरीबन 8,400 रोज़ हैं। आप देख रहे हैं कि जो डेट के जो कॉलम्स हैं, शिपिंग डेट और आपका ऑर्डर डेट, वो अपनी टाइप के ऊपर नहीं कास्टेड, और वो टाइप पे कास्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर डेटा एंट्री एरर्स है, वरना पाइथन शायद उसको डिटेक्ट कर लेता, ठीक है। थोड़ा सा उसको हेड अप करके देख लें, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ टिपिकल सेल्स डेटा, शिपिंग डेट देखें, NAN आपको एक नज़र आ रहा है ऑलरेडी, और कुछ और भी आपको नज़र आ जाएगा अगर आप इसके ओरिजिनल फाइल देखेंगे। तो बहरहाल टेल देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहली अप्रोच यहाँ पर ये की जा रही है कि यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि हम अपनी डेटा एंट्री एरर्स को मिसिंग वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है डील करने का। लेकिन उससे पहले हम ये मालूम करते हैं कि डेटा एंट्री एरर्स की प्रोपोर्शन कितनी है। इफ इट इज़ अ लार्ज प्रोपोर्शन देन इट इज़ नॉट सेंसिबल टू डू इट। इफ इट इज़ अ स्मॉल प्रोपोर्शन तो हम कर सकते हैं। तो ये जो तीनों कोड्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज के ऑर्डर डेट में, शिपिंग डेट में, ऑर्डर क्वांटिटी में ये देख रहे हैं कि अगर मैं एरर्स क्वेर्स करूं, यानी मैं डेटा एंट्री एरर्स को मिसिंग में रिप्लेस कर दूं, और अगर मैं ना करूं तो उनका आपस में डिफरेंस कितना आता है, तो कितनी प्रोपोर्शन है बेसिकली डेटा एंट्री एरर्स की। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे पता चलता है कि सिर्फ 2, 1 और 4 टोटल रिकॉर्ड्स हैं। तो 8,000 रोज में मैं इसको मिसिंग, इट्स ओके फॉर मी टू रिप्लेस विद मिसिंग वैल्यूज। तो मैं एरर स्क्वायर्स कर देता हूँ, और ये मैं बाकी भी 2-3 कॉलम्स के लिए कर देता हूँ, ठीक है। कि उसमें भी आप अगर करके देख लेंगे तो उसमें भी यही हिसाब किताब होगा। अब आप जब डेट टाइप्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि डेट कास्ट हो गई है विद मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज अब बन गई, सही है, ठीक। अच्छा, अब ऑर्डर क्वांटिटी को उसका हेड देखने की जरूरत नहीं है, व्हाई वी नीड टू सी दैट। अच्छा, ये एक हमने लिखा है रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे, एक फंक्शन लिखा है जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज को स्ट्रिंग कॉलम से हटा देता है। इट डिटेक्ट्स ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज विच आर इन स्ट्रिंग कॉलम, विच इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ डेटा एंट्री एरर, ठीक है। उसको हटा देता है, क्योंकि मसला ये है कि अगर पाइथन ने ऑब्जेक्ट कास्ट कर दिया है तो वो तो नंबर को भी स्ट्रिंग समझ के ऑब्जेक्ट कास्ट कर देगा, वो डेटा एंट्री एरर हम डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे उसके अंदर। तो ये हमें अलग से इसलिए लिखना पड़ रहा है कोड, कि अगर कोई स्ट्रिंग कॉलम में कोई न्यूमेरिक नंबर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये है, और हमने उसको नल वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है। और ये काम मैंने कस्टमर नेम और प्रोडक्ट के नेम के लिए किया, और मैंने उस पर ये मैप कर दिया फंक्शन।
ठीक है। और अब जो है ना वो मेरे डेटा टाइप्स मजीद चेंज हो गए होंगे। अच्छा, अब मैं देखता हूँ, अब मेरे तमाम डेटा एंट्री एरर्स कैटर हो गए, सब के सब मिसिंग में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जब आप रैंगल करेंगे ना आईटी वालों के साथ बैठ के, उस वक्त भी आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा कि एरर्स कौन कौन से आ सकते हैं। अब ये देखें, अच्छी खासी मिसिंग वैल्यूज मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर आ रही हैं। सबसे पहले तो ये वो वाली बात है, रो आईडी और ऑर्डर आईडी, दीज आर टू प्राइमरी कीज। तो बीआई लेवल पे मुझे दोनों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी को मैं चेक करता हूँ अगर वो यूनिक है कि नहीं है। रो आईडी मेरी यूनिक है, ऑर्डर आईडी यूनिक नहीं है, तो ऑर्डर आईडी आई कैन जस्ट डिलीट इट फ्रॉम द डेटा फ्रेम। ठीक है, तो ये मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अच्छा, अब मैं शिपिंग डेट का ईयर निकालता हूँ। शिपिंग डेट पे आता हूँ। शिपिंग डेट का मैं ईयर निकाल के उसका डॉट हिस्ट करूँ यानी पेंडेस में, तो अब दिस सीम्स प्रीटी स्ट्रेंज कि व्हाई इट इज शोइंग दिस होल लाइन हेयर। ये पूरा एरिया क्यों दिखा रहा है जबकि वहाँ डेटा ही नहीं है? तो इसका मतलब है कि कोई एक दो पॉइंट होंगे, आउटलायर होगा। ठीक है, उस आउटलायर को निकालने के लिए मैंने एक सेपरेट कॉलम बनाया शिपिंग डेट ईयर का लैम्डा फंक्शन के साथ, और फिर मैंने उसका बॉक्स प्लॉट बनाया। तो मुझे पता चल गया कि 1900 इज इंडीड एन आउटलायर, और सबसे बड़ी डेट जो आ रही है वो 2020 आ रही है। 2020 आ रही है, नहीं उससे ऊपर आ रही है कुछ, वो भी आउटलायर पॉसिबल हो सकता है। बहरहाल, अब मैंने इस कॉलम को वापस से ड्रॉप किया और मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई सिर्फ और सिर्फ वो रोज चाहिए जिसमें 1900 से ज्यादा डेट आ रही हो। ठीक है, 1900 या उससे अबव हो या जो भी था। तो ये मैंने उस सेल्स जीएफ को प्रिंट कर लिया। तो अब मेरे पास रोज तो खैर इतनी डिलीट नहीं हुई होंगी, लेकिन जस्ट फॉर लुकिंग। और अब अगर मैं इसका बॉक्स प्लॉट बनाऊं तो अब मेरा बॉक्स प्लॉट काफी बेहतर आ गया है। मैं उस कॉलम को दोबारा डिलीट कर दिया है, तो सिर्फ मैं बनाने के लिए, तो इट्स अ गुड शेप नाउ। 2022 इज ऑल्सो एन आउटलायर, जो कि आप लोगों को फिर आप लोग इसको डिलीट कर दीजिएगा बाद में जैसा भी है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऑर्डर डेट्स मेरी मिसिंग हैं। हाँ, कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसमें शिपिंग डेट भी मिसिंग है और ऑर्डर डेट भी मिसिंग है। उसमें तो मैं कुछ एनालिसिस नहीं कर सकता, मैं कैसे अजम्पशन लूंगा? एक को दूसरे से तो मैं कुछ इक्वेट करा सकता हूँ, यानी आई कैन कॉल दैट अ शॉर्टकट, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको मैंने डिलीट कर दिया, और बाकी जितने भी थी जो ऑर्डर डेट में जो वैल्यू मिसिंग थी वो मैंने शिपिंग डेट से रिप्लेस करवा दी। MNAR, हाँ ये बहुत ज्यादा बायसनेस के तहत हो सकता है जी। MNAR का मतलब ये है कि बायसनेस बहुत ज्यादा है, तो दोनों का मिसिंग होना माइट इंडिकेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बायस, तो MNAR का एग्जांपल हो सकता है। लेकिन मिसिंगनेस तो असल में पूरे कॉलम पे देखते हैं ना। हाँ, हम यहाँ पे तो हमने सिर्फ उस स्पेसिफिक को किया है कि अगर दोनों मिसिंग हैं, अगर उनमें से एक मिसिंग है तो हम एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। कि जैसे ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट की नल को ऑर्डर डेट से रिप्लेस करने का फायदा क्या है कि जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन शिप हो गया। तो ये मैं एक ऑप्टिमिस्टिक कर रहा हूँ, झूठ झूठ भी हो सकता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म भी हो सकता है कि भाई हम तो बहुत एफिशिएंट हैं, उसी दिन निकल गया होगा, गुमान करते हैं। तो ये उस हिसाब से करके आपने assumption ले ली। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर प्रायोरिटी जहाँ पे नहीं है तो वहाँ मैंने नॉट स्पेसिफाइड डाल दिया, क्योंकि ऑर्डर प्रायोरिटी के बारे में मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो क्रिटिकल चीज़ होती है। अच्छा, शिपिंग मोड की वैल्यू काउंट्स करता हूँ, तो शिपिंग मोड की जो मोड वैल्यू आ रही है वो क्या है? रेगुलर एयर। कि ज्यादातर मेरा जो पैकेज गए हैं वो रेगुलर एयर से गए हैं, तो शिपिंग मोड में जो मेरे नल वैल्यूज हैं उनको मैं रेगुलर एयर से रिप्लेस कर देता हूँ, इसमें भी मेरे लिए फायदा है। अच्छा, अब ये मेरी कहानी रीजन और प्रोविंस की आपस में जो है ना वो गड़बड़ है। रीजन और प्रोविंस, तो ऐसे प्रोविंस जिसके अंदर रीजन मिसिंग है, तो यहाँ मेरी अप्रोच क्या है कि अगर प्रोविंस के लिए रीजन मिसिंग है, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि उस पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए रीजन होता क्या है, बाकी रोज में देख लूंगा और उस रीजन को फिल कर दूंगा। इसी तरह अगर रीजन के लिए प्रोविंस मिसिंग है तो मैं देखूंगा कि रीजन के लिए प्रोविंस होता क्या है, इस रीजन के लिए होता क्या है, बाकी रोज से देखूंगा और फिर उस वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये दोनों काम हमने यहाँ पर किए हैं कि जब रीजन मिसिंग है तो प्रोविंस सास्कचेवान होता है।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप उसको प्रिंट करेंगे तो सास्कैचेवान और क्वेबेक जो प्रोविंस है उनके लिए आपका वैल्यू मिसिंग आ रही है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। ठीक है, और इसी तरह मैंने आई डिड इट द अदर वे अराउंड ऑल्सो, दोनों के लिए मैंने वही अप्रोच अप्लाई कर दी। ठीक है, अच्छा अब मैं मिसिंग वैल्यू देखता हूँ तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी, और अब मैं प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी के साथ भी यही गेम खेलूंगा। जहाँ कैटेगरी मिसिंग है, सब मौजूद है, तो मैं देखूंगा कि उस सब की कैटेगरी क्या होता है, उससे फेंक दो। और जहाँ पे कैटेगरी है सब मिसिंग है, तो मैं देखूंगा कि उसका जो सब है वो क्या होता है। या आप सबवे ना समझना शुरू कर दीजिएगा, आपका ध्यान वहां चला गया होगा सबवे के ऊपर, है ना। बहरहाल ये प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिनके लिए, सॉरी सब कैटेगरीज हैं जिनके लिए मेरी कैटेगरीज मिसिंग है। तो हर एक के लिए कैटेगरी क्या होती है मैंने इस फंक्शन से रिप्लेस कर दिया। एक ही फंक्शन बना हुआ है, या आप लोग इसका लॉजिक फिर खुद चेक कर लीजिएगा। अब अब मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट कंटेनर। अब कंटेनर को देखो, सबसे ज्यादा कंटेनर कौन सा है भाई, स्मॉल बॉक्स और रैप बैग। तो हाँ, कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इन कैटेगरी के लिए ये कंटेनर्स मिसिंग आ रहे हैं, इन कैटेगरीज के लिए कंटेनर्स मिसिंग आ रहे हैं। तो इन कैटेगरीज का फिर मोड क्या है, ज्यादातर स्मॉल बॉक्स है। ऑफिस सप्लाईज का मोड स्मॉल बॉक्स है, तो ऑफिस सप्लाईज कैटेगरी के लिए जो कंटेनर मिसिंग है वहां मैं स्मॉल बॉक्स फिल कर दूंगा। इसी तरह मैं फर्नीचर के लिए भी निकालूंगा और टेक्नोलॉजी के लिए भी अलग अलग मोड निकाल के आगे कर दूंगा मैं। वो एक के लिए जंबो बॉक्स आएगा या दो के लिए जंबो बॉक्स आएगा, हाँ ठीक है। ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी के लिए स्मॉल बॉक्स आएगा, फर्नीचर के लिए जंबो बॉक्स आएगा। ये मैंने यहाँ पे इस तरह रिप्लेस कर दिया। अब ये सारे लॉजिकल हैं, अब ये मजीद और कम हो गए। प्रोडक्ट नेम की कार्डिनलिटी देखिए आप, 1234 यूनिक वैल्यूज हैं। हाउ कैन आई एनालाइज दैट इन अ बीआई चार्ट? we can let the column remain for a possible filter अगर कोई देखना चाहे, लेकिन अभी फिलहाल हम अपने फायदे के लिए हम प्रोडक्ट नेम को हम ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज इतनी हाई कार्डिनलिटी मुनासिब नहीं है। इसी तरह कस्टमर नेम बीआई में तो रखना पड़ेगा, बीआई चार्ट से आप डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक अंदाजे के लिए आपको काम कराने के लिए हमने उसको डिलीट कर दिया, आप ड्रॉप नहीं करेंगे कस्टमर नेम। और कस्टमर नेम का अगर डेटा मिसिंग आ रहा है तो फिर ज्यादा उसका अच्छा सोल्यूशन क्या है, कस्टमर नेम मिसिंग है उसका किस तरह रिप्लेस करेंगे, मोड। मोड क्या, हजारों कस्टमर्स हो सकते हैं। सर अगर आई विल एक ही जस्ट कस्टमर सिंपली की से मल्टीपल एनोनिमस, ट्रांजैक्शंस हैं, आई विल से एनोनिमस बिकॉज आई डोंट वांट टू डिलीट द होल रो। जिस तरह हमने ऑर्डर प्रायोरिटी के ऊपर लिखा था नॉट स्पेसिफाइड, इसी तरह मैं अपना एक लेबल क्रिएट कर लूंगा एनोनिमस। ठीक है, और अगर किसी को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसका रिकॉर्ड फिर ओएलटीपी पे निकाल के ला सकते हैं। अच्छा अब क्या रह गया, सेल्स और क्वांटिटी। सेल्स और क्वांटिटी को भाई किस तरह करेंगे, सेल्स और क्वांटिटी की मिसिंग वैल्यूज को कैसे रिप्लेस करेंगे, शाबाश। हाँ, इम्प्यूटेशन लगा दें, ये अच्छा अप्रोच है। पहले हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट वैल्यूज मिसिंग है सेल्स के कॉलम में, तो दैट इज 0.4%। तो 0.4% में आप कह सकते हैं यार मीन भी चल जाएगा यार, कौन सी इतनी मिसिंग है, लेकिन फिर भी इम्प्यूटेशन बेहतर है। यहाँ तो खैर मेरे ख्याल में हमने क्या किया है, ड्रॉप क्यों कर दिया है। अच्छा उसने वो रो, अच्छा चूंकि वो 0.4% डेटा मिसिंग है तो मैंने फिर उसको डिलीट कर दिया मीन से रिप्लेस करने की बजाय, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। इसमें आप इम्प्यूटेशन कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर रो आईडी को भी मैंने उसके जो मिसिंग है, रो आईडी को मैंने क्यों ड्रॉप कर दिया है। अच्छा हाँ, वो शुरू में नहीं किया था। अब ये सारा आपका क्लीन हो गया। अब ये आप कैटेगरी कॉल, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब आप ये बनाएं, इससे सब की आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन खराब है, अगर आप इसको, मतलब खराब बीआई लेवल के लिए तो सही है, ये भी बिल्कुल सही, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है चीज़ों की, दिस इज ऑल्सो फाइन। बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मैंने कहा है कि जी प्रोविंस और रीजन को मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि दोनों का पैटर्न एक है, ये बेवकूफ़ी है। बीआई में ये काम नहीं चलेगा, प्रोविंस रीजन हमेशा रहेंगे, वो बल्कि हायरार्की बनेगी। ठीक है, कस्टमर सेगमेंट को देखें, कस्टमर सेगमेंट भी आपकी सेल्स बराबर के हिसाब से जा रही हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी के में भी सेल्स आपकी सही जा रही हैं। सब कैटेगरीज का चार्ट थोड़ा लंबा होगा,
इसमें भी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सही है, दिस इज ऑल्सो गुड। और क्या कहते हैं, ये बॉक्स प्लॉट्स का एक फंक्शन है। अब आपको इस तरह के टेम्पलेट्स बनाने होंगे जो ऑटोमेटिकली तमाम न्यूमेरिकल कॉलम्स के बॉक्स प्लॉट जनरेट कर देगा। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं फंक्शन अपने नीड के हिसाब से, या आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए। 6-7 फंक्शंस हैं, डेटा लोड किया, क्लिक किया, पूरी रैंगलिंग की रिपोर्ट आपके सामने आ गई। फिर उसके भी जाके आप चीजें चेंज करेंगे, लेकिन अपनी आसानी के लिए ये आप कर सकते हैं। ई टेस्ट वगैरह को छोड़ दें, ये आपको पता है आप किस तरह करना है, मैं आपको लैब में करवा भी चुका हूँ। हिस्टोग्राम भी छोड़ दें। एक चीज जो हम देखेंगे कि विच डिलीवरीज आर टेकिंग मोर टाइम, ठीक है। तो ये जब मैं टाइम डिफरेंस निकालता हूँ बिटवीन द शिपिंग डेट एंड द ऑर्डर डेट, ऑर्डर कब किया गया था, शिप कब हुआ, एवरेज 2 दिन का फर्क आ रहा है, 2 दिन लग रहे हैं फ्रॉम ऑर्डर टू शिपिंग। तो मैं कहता हूँ यार ये तो ज्यादा है, तो टॉप 100 में देखता हूँ इस कॉलम की, तो टॉप 100 का जो एवरेज आता है 12 दिन आ रहा है। अगर मैं उसको सॉर्ट करूँ, सॉर्टेड है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ डिलीवरीज में 12 दिन लग रहे हैं, कुछ में हो सकता है कि इससे भी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये तो एवरेज वैल्यू है। तो मैं जब 10 का सैंपल करता हूँ, ये खैर डॉट सैंपल उसका सैंपल है, तो अब मैं ये निकालता हूँ कि जो डिले हुए हैं ऑर्डर्स, जिनका डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा है, उनकी ऑर्डर प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर प्रायोरिटी लो के हिसाब से जब मैं निकालता हूं तो मुझे पता चलता है कि उसमें से 20% जो रोज हैं उसमें ऑर्डर प्रायोरिटी लो है, 20% ऑफ द रिकॉर्ड्स हैव एन ऑर्डर प्रायोरिटी ऑफ लो। और फिर उसके बाद हाँ, परसेंटेज ऑफ रिकॉर्ड्स विद लो ऑर्डर प्रायोरिटी इन टॉप 100 मोस्ट डिलेड डिलीवरीज 90%। तो इसका मतलब ये है कि वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी ऑर्डर प्रायोरिटी लो है, तो लोग उसको पीछे करते जा रहे हैं। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर कस्टमर की तरफ से शिकायत आ रही है कि भाई ये लेट आ रहा है ये वो, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ अपना करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट बेसिकली ये लैब भी जो है अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, क्योंकि अभी टाइम तो हुआ नहीं है। हाँ हो गया, लेकिन हमने 5 मिनट लेट भी तो शुरू किया था ना। ये ये चीज़ें, दीज आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स, ये इतना मसला नहीं है। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मुख्तलिफ तरीके से निकाल सकते हैं। ये स्कैटर प्लॉट है, यू नो व्हाट टू डू। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मकसद है, अब सारी चीज़ें आपके ना जहन में बिल्कुल स्पॉट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शंस आपको बता रहा है स्क्वायर रूट के। अच्छा, ये डिस्ट कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करने का किसी ने फंक्शन लिखा था, तो ये मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सी बॉन के अंदर तो डिस्ट प्लॉट है, ये नॉर्मल कर्व बना दे ऊपर, वो सी बॉन की अपनी डिस्ट प्लॉट है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपको नॉर्मेलिटी टेस्टिंग बता दी है और क्यू क्यू प्लॉट भी बता दिया है, वो स्टैंडर्ड अप्रोचेस वो यही है। डिस्ट प्लॉट ना भी बनाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा रिच पीपल की एक वो फाइल है, तो इसकी रैंगलिंग इतना जरूरी नहीं है यार, वी शुड मूव ऑन। ये मैं आपको कभी एक्सरसाइज के तौर पे दे दूंगा। मेन जो ये वाला हमने किया ना, ये मेन है। अच्छा, एक बात जो करनी थी मैंने, वो ये है कि जो कल जो वाकया पेश आया, मैं रिकॉर्डिंग पर्सनल थिंग,